भावना एंड यू आर वाचिंग भावना एजुकेशन डायरी। तो इस वीडियो में हम इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केसों को डिस्कस करने वाले हैं जो कि म्यूचुअल एजेंसी पर बेस्ड है। पार्टनरशिप एक्ट में जो पार्टनरशिप है उसकी डेफिनेशन सेक्शन 4 में दी गई है। सेक्शन 4 के पार्ट ए में पार्टनरशिप के बारे में बताया गया है और यहाँ पर जो पार्टनरशिप की डेफिनेशन है उसके एलिमेंट्स में से एक एलिमेंट है म्यूचुअल एजेंसी का और इस म्यूचुअल एजेंसी के प्रिंसिपल इसेंशियल पर बेस्ड है आज का केस जिसका नाम है कॉक्स वर्सेस हिकमैन और ये 1860 का केस है। तो इस केस में बहुत ही इसके इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं और इसमें बहुत एक इम्पॉर्टेंट जो जजमेंट आई थी उसने एक लास्ट जो जजमेंट थी यहाँ पे ग्रेस वर्सेस स्मिथ की जजमेंट उसको यहाँ पे ओवररूल किया था। ओवररूल के साथ साथ यहाँ पे पार्टनरशिप की एक बहुत ही एक न्यू परिभाषा जो है इसमें डेफिनेशन और ऐड कर दी। तो जैसे कि यहाँ पे ये जो केस था ये 18th सेंचुरी का केस था यहाँ पे ग्रेस वर्सेस स्मिथ वाला। तो इस केस में ये कहा गया था बेसिकली जो पार्टनरशिप है ये प्रॉफिट शेयर करने से अराइज होती है और अगर प्रॉफिट शेयर हो रहा है तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे पार्टनरशिप है। बट ये जो केस है हमारा ये जो कॉक्स वर्सेस हिकमैन का केस है इसमें इसके फैक्ट अब हम देखेंगे। फैक्ट के बाद यहाँ पे हम लीगल इशू और जजमेंट को देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे कंपनी होती है स्मिथ वर्सेस स्मिथ कंपनी और यहाँ पे इस कंपनी को कुछ लॉसेस होते हैं और इन लॉस की वजह से उसे अपने ही क्रेडिटर्स के साथ क्या करना पड़ता है, एक एग्रीमेंट डीड साइन करनी पड़ती है। और यहाँ पे जब वो अपने ड्यूज नहीं दे पाते तो जब वो एग्रीमेंट डीड अपने क्रेडिटर्स के साथ जो है वो करते हैं, एक तरफ यहाँ पे स्मिथ एंड स्मिथ कंपनी है दूसरी तरफ क्रेडिटर्स है। तो अब यहाँ पे जब स्मिथ कंपनी अपने क्रेडिटर्स के साथ क्या करती है, एक एग्रीमेंट साइन करती है। अब इस एग्रीमेंट में क्या होता है ये समझना बहुत जरूरी है। इस एग्रीमेंट डीड के अकॉर्डिंग जो भी प्रॉफिट होगा वो प्रॉफिट जो है यहाँ पे जो क्रेडिटर्स हैं वो क्रेडिटर्स देंगे और जब तक इनका ड्यू कंप्लीट नहीं हो जाता यानी कि जितना पैसा इनको स्मिथ कंपनी को इधर देना है जब तक वो नहीं चला जाता तब तक ये एग्रीमेंट रहेगा। इसी के रिगार्डिंग क्या होता है कि ये जो एक अलग से कंपनी या क्रेडिटर्स की बनाते हैं इसमें कितने क्रेडिटर्स होते हैं, इसमें 5 क्रेडिटर्स होते हैं और इन 5 क्रेडिटर्स में से 2 क्रेडिटर्स एक तो कॉक्स होते हैं और दूसरे यहाँ पे होते हैं व्हीटक्राफ्ट और इसको एज अ ट्रस्टी बनाया जाता है इस कंपनी का। और यहाँ पे 3 के साथ 2 क्रेडिटर्स कॉक्स और व्हीटक्राफ्ट होते हैं। अब यहाँ पे कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब ये 5 क्रेडिटर्स में से सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है, इसका नाम चेंज कर देते हैं। जैसे इसे ट्रस्टी बनाते हैं इसका नाम कर देते हैं द स्टैंडर्ड आयरन कंपनी। अब इन 5 में से जो कॉक्स होते हैं, कॉक्स क्या करते हैं, काम नहीं करते हैं बिल्कुल भी। और इसके बाद जो व्हीटक्राफ्ट होते हैं वो कुछ दिन काम करने के बाद 5-6 वीक्स काम करने के बाद वो भी रिजाइन कर देते हैं। तो बचे हुए 3 क्रेडिटर्स जो यहाँ पे वर्किंग होते हैं वो क्या करते हैं, वो एक जो है वो क्या करते हैं, एक तरीके से एक डीड फाइनल करते हैं, वो हिकमैन के साथ करते हैं और इसमें वो सप्लाई ऑफ गुड्स के रिगार्डिंग काम करते हैं। लेकिन जो यहाँ पे पहले, अब हम कंफ्यूज नहीं होना है, पहले हमने स्मिथ की बात करी दूसरी तरफ 5 क्रेडिटर्स की बात करी। अब ये 5 क्रेडिटर्स जो हैं इनमें से जो 3 क्रेडिटर्स बचे हैं उन 3 क्रेडिटर्स ने क्या किया है, यहाँ पे सेल की जो है वो एक तरीके से डीड फाइनल करी है और वो हिकमैन के साथ की है। और जो हिकमैन के साथ ये डीड फाइनल की है इसमें उन्होंने क्या किया है, पेमेंट नहीं करी है और इसी के साथ पेमेंट नहीं करी है उसके बावजूद जो यहाँ पे बोर्ड ऑफ एक्सचेंज इसके थ्रू जो भी आया है कि पेमेंट देने के लिए उस पर भी ये राजी हो गई लेकिन उन्होंने पेमेंट नहीं करी। अब इसके बाद यहाँ पे हिकमैन को लॉस हुआ। हिकमैन ने क्या किया, वो सूट फाइल किया रिकवरी ऑफ प्राइस ऑफ गुड्स और यहाँ पे उन्होंने ये जो केस फाइल किया ये कॉक्स और व्हीटक्राफ्ट के अगेंस्ट किया। कॉक और व्हीटक्राफ्ट के अगेंस्ट केस करने के बाद यहाँ पे अब लीगल इशू ये अराइज होता है कि यहाँ पे क्या कॉक्स और व्हीटक्राफ्ट इसके लिए लाइबल होंगे
या नहीं लाइबल होंगे। तो हिकमैन ने जो केस किया वो इस बेसिस पे किया कि जो कॉक्स और व्हीटक्राफ्ट हैं, ये कॉक और व्हीटक्राफ्ट जो स्मिथ कंपनी है इसके साथ पार्टनरशिप में है। अब जब पार्टनरशिप में है, अकॉर्डिंग टू हिकमैन ने कहा कि जब ये दोनों पार्टनर्स हैं तो इनकी लाइबिलिटी भी बनेगी। अब इसी के रिगार्डिंग यहाँ पे लीगल इशू हमें यही देखना है कि दो लीगल इश्यूज हम इसमें कंसिडर कर सकते हैं। पहला ये कि जो यहाँ पे हमारे कॉक्स और व्हीटक्राफ्ट के समेत 5 क्रेडिटर्स हैं और जो स्मिथ कंपनी है, क्या ये दोनों एज अ पार्टनर्स कंसिडर हो सकते हैं। और दूसरी चीज, यहाँ पे जो इनकी लाइबिलिटी है कॉक्स और व्हीटक्राफ्ट की, क्या हिकमैन के प्रति बनती है या नहीं बनती है। अब इसके बावजूद यहाँ पे कोर्ट कहता है कि सबसे पहली जो चीज है, यहाँ पे जो 5 क्रेडिटर्स हैं और स्मिथ कंपनी है, ये दोनों पार्टनरशिप नहीं है, ये पार्टनर्स नहीं है। इसीलिए जब ये पार्टनर्स नहीं है तो यहाँ पे जो है हिकमैन इन 5 क्रेडिटर्स से अपनी जो है वो लॉस के लिए वो उनको लाइबल नहीं ठहरा सकता। उसको अगर लाइबल ठहराना है, हिकमैन को लाइबल ठहराना है, तो वो स्मिथ कंपनी से को ठहराएगा, ना कि 5 क्रेडिटर्स को। क्योंकि 5 क्रेडिटर्स जो है ना तो वो सिर्फ कब तक के लिए हैं, वो सिर्फ तब तक के लिए हैं कि जब तक उनका ड्यू उनको नहीं मिल जाता। और दूसरी चीज यहाँ पे कोर्ट ने ये एक्सप्लेन किया कि यहाँ पे जो रियल इंटेंशन है, इंटेंशन यहाँ पे पार्टनरशिप की नहीं है। अगर इंटेंशन पार्टनरशिप की होती तब यहाँ पे जो ये 5 क्रेडिटर्स है ये हिकमैन के लिए लाइबल होते। और यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट की और इस तरीके से पार्टनरशिप की कोई भी इंटेंशन नहीं है। और ये जो 5 क्रेडिटर हैं ये एक तरह से एजेंट की तरह काम कर रहे हैं। एजेंट किसके? स्मिथ कंपनी के। ये 5 जो क्रेडिटर हैं ये एज अ एजेंट हैं और ये प्रिंसिपल नहीं है। इसीलिए इन 5 की लाइबिलिटी हिकमैन के प्रति नहीं है। तो ये इस केस के फैक्ट, लीगल इशू और जजमेंट है। यहाँ पे एक चीज और ध्यान में रखने की बात है कि जो ग्रेस वाले केस की जजमेंट थी, यहाँ पे ये वाली जो केस की जजमेंट है कॉक्स वर्सेस हिकमैन, दोनों केसेस की जजमेंट इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ग्रेस वाले केस में यहाँ पे सिर्फ इतना कहा गया था कि ये पार्टनरशिप जो है वो प्रॉफिट शेयर करने तक सीमित है। और कॉक्स और हिकमैन के केस में ये कहा गया कि इंटेंशन मैटर करती है कि दोनों पर्सन के इंटेंशन किसके लिए है। So that's all from my side and don't forget to subscribe my channel. Thank you.